हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन IAS। आज हम बात करेंगे समर्पण प्रोग्राम में जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं फॉर 2024 UPSC 2024 के लिए। वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज़ समर्पण। समर्पण एक टेस्ट सीरीज़ है जो 444 डेज़ के लिए होगा, ठीक है। 444 डेज में इट विल बी अ टोटली हैंड होल्डेड मेंटोरशिप गाइडेड प्रोग्राम, जिसमें आपको आंसर राइटिंग और प्रीलिम्स का MCQ सॉल्विंग सिखाया जाएगा, दोनों चीज़ें। दैट इज़ माइन्यूट से माइन्यूट टॉपिक्स पे भी हमने ऐसा किया है दैट वी हैव डिवाइडेड द सिलेबस इनटू माइक्रो टॉपिक्स, और माइक्रो टॉपिक्स की बेसिस पे वी हैव सेट अ 3 days टारगेट फॉर एवरी टेस्ट, ठीक है। दीज टेस्ट्स विल बी मिनी टेस्ट्स, जिसमें शॉर्ट लेंथ टेस्ट होगा, 50 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, एंड 50 क्वेश्चन का टेस्ट जो है 50 MCQs होगा और 10 इसमें मेंस के आंसर्स होंगे। दोनों चीज़ों में क्या होगा, 50 में से यू विल हैव 40 स्टैटिक क्वेश्चंस एंड 10 क्वेश्चंस फ्रॉम करंट अफेयर्स। Same in the 10 questions of mains, you will have 1 question from PYQs, 2 questions from current affairs, and 7 questions from static, so that you do not miss out any micro topic। जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, कहीं से भी अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है, उस क्वेश्चन को बनाने की सबसे जो लीस्ट से लीस्ट प्रोबेबिलिटी भी होगी, उसको भी कवर किया जाए, ठीक है। मेक सेंस? सो आई वेलकम यू ऑल, ठीक है, फॉर दिस मैराथन सेशन ऑफ 444 डेज सीरीज। यू कम एंड ज्वाइन अस एंड वी विल शो यू दैट हाउ टू अप्रोच UPSC 2024, ठीक है। इन दिस सीरीज व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद इज आंसर राइटिंग। आज का जो सेशन है ये फ्रूटफुल होगा सबके लिए। वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग, देन ओनली यू विल बी एबल टू अप्रोच UPSC इन अ बेटर वे। क्यों? Because in the final merit we all know what counts is mains के marks, ठीक है ना। इंटरव्यू में on an average you are getting more or less equal number of marks। एवरेज में सबको equal marks मिलता है, but the only game where you can play is learning this art of answer writing, ठीक है। Once you learn this art through practice, dedication and through the guided mentorship only, then only you will be able to perform well in mains, और उसके बाद ही आपके मार्क्स आएंगे and your rate of success increase naturally, ठीक है। Now moving ahead in this conversation or in this debate about answer writing, what we will discuss is the basics of answer writing. That is, how should we start answering? How should we start with answer writing? क्या हम डायरेक्ट कोई भी PYQ उठाएं और उसको आंसर करना शुरू कर दें, या हम कोई भी टेस्ट सीरीज उठाएं और उसके आंसर लिखना शुरू कर दें, है ना। और शुड वी डू समथिंग, हम मॉडल आंसर्स उठाएं और मॉडल आंसर पढ़ना शुरू कर दें, है ना। PYQs जो सॉल्व होंगे उनको पढ़ के शुरू कर दें, या हम टॉपर्स की कॉपीज़ उठाएं और उनको स्टार्ट से लेके एंड तक रटते जाएं और उनके बेसिस पे आंसर अपने फ्रेम करते जाएं। ऑल ऑफ दिस नथिंग हैज़ टू बी डन बट द बेसिक्स, ठीक है। जब तक आपको बेसिक्स नहीं समझ आते आंसर राइटिंग के, तब तक आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। जब तक आंसर राइटिंग का ये समझ ना आए कि आंसरिंग इंपॉर्टेंट है या राइटिंग इंपॉर्टेंट है ना, तब तक आप बस कॉपी पेस्ट करते जाओगे, तब तक आपका एनालिटिकल माइंडसेट डेवलप नहीं होगा। आप अपने इंक्विजिटिव माइंडसेट से क्वेश्चन नहीं पूछोगे कि आप उस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने के लिए कोई कोशिश नहीं करोगे, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट पार्ट इज फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इट इज, ट्राई टू फाइंड आउट सॉल्यूशंस बाय योर ओन थिंकिंग, डेवलप एन इनोवेटिव और अ यूनिक अप्रोच ऑफ आंसरिंग, then only you will be able to answer it in a different way than the other people who are in competition of yours। जितने भी लोगों के साथ आपका कंपटीशन है, उनके साथ आपको एक यूनिक अप्रोच भी होना चाहिए।
पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, डीडी बासु, हर एक इंसान पढ़ता है, बट व्हाट विल मेक यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इज दैट द यूनिक अप्रोच ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन, दैट हाउ यू विल डेवलप इज थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है, बट अंडर अ मेंटोर. क्यों? बिकॉज इट्स नेसेसरी दैट, and usually I do say it in my sessions, that humanity is still lacking something which is a language जिससे हम communicate कर पाए. And here you are not in a language, ठीक है, आपके पास अंग्रेजी एक लैंग्वेज है जिससे आप अपना आंसर लिख रहे हो, but the problem is we are not conveying our thoughts properly. थॉट्स को कॉन्वे करने के लिए आपके पास बस 150 वर्ड्स है, आपके पास बस 1.5 पेज का स्ट्रेंथ है जहाँ पे आपको थॉट्स कन्वे करने हैं. वी स्टार्ट विद डिस्कशन. अगर हम अपने फ्रेंड के साथ कोई डिस्कशन करते हैं तो वो डिस्कशन 2 दिन चलता है. देन हाउ डू यू थिंक यू कैन पुट दैट डिस्कशन इन 1.5 पेज ऑफ वर्ड्स? नहीं हो सकता. वाई? बिकॉज वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दी लिमिटेशंस ऑफ लैंग्वेज. जब तक हम लैंग्वेज के लिमिटेशंस नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में ही नहीं आएगा आंसरिंग क्या होता है. यू नीड टू बी कंसाइज, यू नीड टू बी कोहेरेंट, देन ओनली यू कैन डेवलप दैट आर्ट. ठीक है. नाउ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स ऑफ आंसर राइटिंग. ठीक है. You need to understand the question well. How you will understand the question well? First is you need to understand the directives जो attach है question के. आपको ये समझना पड़ेगा कि question के dimensions कितने हैं. ये GS1, GS2 या GS3 से combine होके question आ रहा है, या ये question बस अगर GS1 में पूछा गया है, सोसाइटी में question पूछा गया है और क्रिप्टो करेंसी पूछा गया है. ठीक है. क्रिप्टो करेंसी से इंडियन सोसाइटी पे क्या असर पड़ता है? दिस वॉज द क्वेश्चन विच वॉज आस्क्ड बाय यूपीएससी लास्ट ईयर. इंडियन सोसाइटी में क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट क्रिप्टो करेंसी. दिस इज अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट. ठीक है. इसमें इकोनॉमी, साइंस एंड टेक इन्वॉल्व था. एवरीवन वॉज रीडिंग अबाउट द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड ऑल. But the only answer was in society, word society. ठीक है, कि कैसे ये disruption, the technological disruptions or the effects of globalization on Indian society, जो हमारा पेपर 1 का सिलेबस है. Then do you need to include these 2 paradigms in this question or not? That is what you have to understand by understanding this question. Structuring your answer well. How will you structure your answer? It depends on only one thing, that is how much well aware are you with your syllabus. जितना आपको सिलेबस पे पकड़ है GS1 से लेके GS4 तक, उतना ही आपका आंसर में क्रोनोलॉजी दिखेगा. ठीक है. जितना आपका क्रोनोलॉजी सही होगा आपका स्ट्रक्चर बैठेगा. ठीक है. आपका हर एक पार्ट आंसर का वो आपका सिलेबस डिफाइन करेगा. वेदर यू कॉल इट पेस्टल अप्रोच और यू कॉल इट AAA analysis, है ना, or you call it anything else, these are the methods of answering. You call it anything, it's related to syllabus only. Political, economic, social, traditional, legal approach, or the steps or the government steps which government has taken. What is problem, what are its solutions, what are the steps taken by government, and what are the innovative challenges, what is the way forward, and what is the conclusion of the question. All of this has to be in structure. However, you cannot leave out the scope of using appropriate language. Once you get informal in your language, आप informal language start कर दिए, once you start your statement with the words like but, it's all gone, because you are entering a domain of bureaucracy where there is high formalism. ठीक है. तो you cannot use inappropriate language. You need to develop this critical thinking art or this skill of critical thinking from the basics only. ठीक है. तो this is the basics of answer writing. Then we will go to intermediate level. Once your answer is done, ठीक है, जब आपका आंसर बेसिक लेवल पे आ जाएगा, once we are guiding you in the program समर्पण, आपका बेसिक्स क्लियर हो जाएगा, then only we will help you in this section. That is intermediate level of answer writing. What I call this personally is mining of data. ठीक है. Mining of the arguments for answer writing.
और दिस इज द इम्प्रोवाइजेशन. दिस इज वेयर यू सेट अपार्ट योर सेल्फ फ्रॉम ऑल द अदर बीड जो ORN या पूरे UPSC में है, जहाँ पे आप अपने आंसर्स को टोटली डिफरेंट कर देते हो बाकी सबसे. दैट इज फर्स्ट यूजिंग द एग्जाम्पल्स. हाउ विल यू फाइंड दीज एग्जाम्पल्स? कहाँ पे ये एग्जाम्पल्स मिलेंगे, कैसे इनको माइन करना है, कहाँ से निकालना है. हाउ कैन यू बी मोर कंसाइज इन योर अप्रोच. आपने अगर एक पैराग्राफ में कोई चीज़ लिख दी, इसी एक चीज़ को 2 लाइन्स में कैसे लिखा जाए, दैट इज़ वेयर वी कम इन एंड हेल्प यू. ठीक है. हाउ टू यूज़ रेलिवेंट फैक्ट्स. ये फैक्ट्स मिलेंगे कहाँ से? वेदर डू आई नीड टू गो थ्रू इकोनॉमिक सर्वे स्कीम्स का डॉक्यूमेंट और बजट, और डू आई नीड टू गो थ्रू RBI का एनुअल रिपोर्ट और द एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ ministries, or do I need to go through the PRS analysis, or do I need to go through the PIB analysis? Shall I refer to 2 to 3 magazines which are published monthly by different coaching institutes to figure out that how to find these facts and which fact is relevant to what topic? ठीक है. That is where we come in and help you in this program. ठीक है. So then comes the advanced level of answer writing. Advanced level of answer writing में क्या करेंगे हम कि वर्ड लिमिट के अंदर कैसे रहना है. हाउ टू स्टे इन दैट वर्ड लिमिट. अगर 150 वर्ड्स दिए हुए हैं तो हम 150 ही पे कैसे ख़त्म करें. दैट इज़ द बिगेस्ट डायलेमा ऑफ एवरी स्टूडेंट, जहाँ पे वो लैग कर जाता है. क्यों? जो ही आपने वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी, इसका मतलब 2 है. पहला कि आपका अगला क्वेश्चन गया, उसका टाइम जो है इस वाले क्वेश्चन में जा रहा है. ठीक है. जो टाइम 6 से 7 मिनट का टाइम जो था, ठीक है, पर क्वेश्चन का, अगर आपने एक क्वेश्चन में 8 लगा लिए तो मतलब अगला क्वेश्चन खराब हो गया. ठीक है. भले आप इसमें 150 वर्ड्स, क्या आप इसमें 200 वर्ड्स भी लिख दो इसके बाद, है ना, आपने अगला क्वेश्चन तो खराब कर ही दिया. बट इसमें वर्ड लिमिट एक्सटेंड करने की वजह से आपके मार्क्स नहीं आएंगे. ठीक है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग. तो अगर आप लिमिट में रहते हो तो लिमिट में रहना कैसे है, दैट इज वेयर वी कम इन. यूजिंग हेडिंग्स, हाउ टू मेक दीज हेडिंग्स एंड यूजिंग सब हेडिंग्स, वेयर टू डेवलप दीज सब हेडिंग्स, और कैसे डेवलप करें सब हेडिंग्स अपने आंसर में, दैट इज वेयर वी कैन हेल्प यू. और डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स और प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग विच वी आर डूइंग हियर फॉर 444 डेज नेक्स्ट, that is all what we will do. This approach or this level of answer writing will be extensively or elaboratively guided to you in one-on-one sessions. तीनों. ठीक है. Once we start answer writing, we will give you topics which are from basic topics. ठीक है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसी पे आंसर राइटिंग होगी. अब बेसिक्स से मतलब क्या है कि सर हमें तो अभी कुछ नहीं पता, तो हम करें क्या. तो जो हमारे क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे, जो हमारा ये सीरीज स्टार्ट होगा, या अगर आप खुद से आंसर राइटिंग कर रहे हो तब भी आप क्या करो, तब आप सबसे पहली चीज़ ये 4 कीवर्ड्स को टैकल करो, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट चैलेंज ऑफ आंसर राइटिंग. क्यों? ताकि आप बस लिख पाओ. हेयर द ओनली मोटिव इज राइटिंग. ठीक है. यहाँ पे आंसरिंग का खेल आता है. यहाँ पे दिस इज आंसरिंग, दिस इज अबाउट आंसरिंग द क्वेश्चन. This is about writing about the question. Enumeration means write down in numbers. ठीक है. आप पॉइंट फॉर्मेट में लिख रहे हो. ठीक है. वो पूछ रहा है आपसे enumerate the fundamental rights or the fundamental duties provided in this provision of the constitution, this part of the constitution added by the Sorensen committee. वो आपसे पूछ रहा है enumerate. enumerate का मतलब क्या है कि आपको बस उसको नंबर दे के लिखना है. You need to list it out. Means listing it out. ठीक है. Then comes define. Define is simply क्या आपको एक definition provide करना है about something. You can read about that definition, or these definitions are given on the conventional books. Describe or discuss is a bit tricky, जिसमें आपको मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देने हैं. नॉट एक्चुअली पर्सपेक्टिव्स इन डिटेल. जो पर्सपेक्टिव्स हम देंगे वो हमारे ओपिनियन के बेस पे नहीं होंगे, बट वी विल गिव द पर्सपेक्टिव्स विच आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड बाय द ऑथर्स और द एक्सपर्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट. ठीक है.
डिस्क्राइब और डिस्कस आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी होगा. डिस्क्राइब इज सिमिलर टू डिफाइनिंग बट इन एन इलैबोरेटिव अप्रोच. Discuss is giving arguments in favor and in against. तो ये दो चीज़ें या ये चार कीवर्ड्स जो हैं यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो आंसर राइटिंग. पोस्ट दिस जो इसके बाद डायरेक्टिव्स आएंगे या ये जो भी डायरेक्टिव्स अभी लिखे हुए हैं यहाँ पे, डेफिनेशन, डिस्क्राइब, डिस्कस, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन दी अपकमिंग सेशंस. Everything or every directive will be extensively dealt with examples, questions, model answers, तीनों चीज़ों पे और तीनों challenges पे हम काम करेंगे. ठीक है, make sense? चलो, we will move ahead in this discussion and now we will understand कि एक question के कितने parts होते हैं. जो ये parts होते हैं, इन parts में हमें किस किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है. ठीक है. First is about the introduction and last is about the conclusion. ये दो ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे, सबसे मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे जो हैं फंस जाते हैं. What do I call it? फंस जाते हैं क्योंकि उनको माइंडसेट जो है, उनका जो दिमाग है या उनका जो लिखने का अंदाज है वो यहाँ पे रुक जाता है. ठीक है. They are not able to conclude the questions properly. They are not able to introduce the questions properly. Why? Because it's always the beginning which is tougher. Then the journey goes on. This was the essay asked by UPSC last year. ठीक है. It's only in the beginning of the journey that it looks difficult. Then वो journey खुद ही आसान हो जाती है और वो खुद ही चलने लगती है वो journey. तो once you start your introduction, you need to remember two things. One is hook the reader. That is, आपको introduction ऐसे start करना है कि जो पढ़ने वाला है, जो इस इंट्रोडक्शन को पढ़ने वाला है, जो इस आंसर को पढ़ने वाला है, वो इंट्रोडक्शन पढ़ के उसका ध्यान कहीं और ना जाए. हुक और एंकर इट. ठीक है. इफ यू नो दिस टर्म, एंकरिंग ऑफ द शिप्स हैपन्स, कि जब उनको रोकना होता है. ठीक है. दे ड्रॉप द एंकर इनटू द सी और वो शिप रुक जाती है उसके बाद. दैट इज, यू नीड टू हुक इट. आप इस रीडर को इसके बाद कहीं नहीं जाने दे सकते. ठीक है. ही हैज़ टू बी प्रेजेंट इन योर क्वेश्चन. दैट इज द ओनली वे कि उसका क्वेश्चन में इंटरेस्ट आएगा, उसका आंसर में इंटरेस्ट आएगा, ही विल गिव यू मार्क्स. ठीक है. अदरवाइज यू कांट डू एनीथिंग. अगर उसका इंटरेस्ट ही लूज हो गया, आपका इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट हो रहा है वेग लैंग्वेज से, आपने लैंग्वेज का ध्यान नहीं दिया, आपने अप्रोप्रिएट वर्ड्स या आर्ग्यूमेंट्स या कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं दिया है, देन यू विल लूज इट आउट and eventually the effect will be on that you will lose out your marks. Then comes the key terms and concepts. अगर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आपको ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर कोई भी टर्म पूछा गया है, that India is facing the brunt of stagflation in the recent context or in the recent recession which India has faced in the COVID era, due to which stagflation has been a point of debate in the news. अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, what are your comments or what are your opinions on this thing and how do you think that we can come out of this stagflation? अगर ये टर्म पूछा गया है क्वेश्चन में, तो you need to define it first. ठीक है. in a concise way. अगर आप ये नहीं करते हैं तो you are losing it out. Then comes the concept of previewing the answer, कि आप आंसर में आगे क्या लिखने वाले हो उसका प्रीव्यू पहले दो इंट्रोडक्शन में. क्योंकि अगर आप डायरेक्ट आंसर कर रहे हो या आप इंट्रोडक्शन को ऐसे स्टार्ट कर रहे हो कि जो रीडर है वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि लिखना क्या चाहता है या ये आगे क्या लिखेगा, देन देयर इज नो यूज ऑफ इट. ठीक है. So you need to understand this thing, that first is key terms, concepts and previewing the answer, जो आपको याद रखना है. ठीक है. For example, this answer is about preamble. This question is about preamble of the Indian Constitution. Importance, scope, nature of the preamble, or the
current status of the preamble, then you need to start with some definition which was given by any author or jurist, N.A. पालकीवाला, आइवर जेनिंग, है ना. आप यहाँ किसी से भी स्टार्ट करोगे, आप इनका एक कोट लिखोगे दैट इट्स द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सर अर्नेस्ट बार्कर, इट्स द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन. That is how you will give the preview or the significance of the topic to the reader of your answer. Then comes the concept of linking paragraphs. जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन से बॉडी में ट्रांजिशन के लिए आपको इंट्रोडक्शन और बॉडी को कनेक्ट करना ज़रूरी है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था अबाउट स्टैगफ्लेशन, तो ये क्वेश्चन किस बारे में है? प्रॉब्लम्स के बारे में है. That stagflation is a problem which Indian economy has been dealing with. Introduction से body में आना है ना? You need to write this linking para. What do I mean by linking paragraphs? That is, अगर आप stagflation का context दे रहे हो, that it means unemployment plus recession all together in the same economy, or there is inflation also, there is unemployment also. ठीक है? Then this linking para will be there. However, Indian economy has been on a revival mode, or there is a reboost in the Indian economy by the recent pent up demand. अगर आप देखो इस साल की इकोनॉमिक सर्वे में एक टर्म यूज हुआ था, पेंट अप डिमांड, है ना. देयर इज द इकोनॉमिक रिवाइवल ऑफ इंडियन इकोनॉमी in the recent past due to the release of this pent up demand, which has led to a positive growth prospectus or the positive growth aspect of Indian economy, which has been projected by WTO, which has been projected by World Bank, which has been projected by IMF, where they are saying that the global trade may increase by 1% or the Indian economy may increase by 6 to 6.8% in financial year 2024. ठीक है. तो that is how linking paragraphs will help you. उसके बाद body, how many dimensions are there in body? There are 3 to 5 dimensions. That is, what is the problem, what are its solutions, if there are solutions, what are the steps which are taken by the government to implement those solutions. If government has taken those steps, if government has taken those schemes, कोई भी स्कीम, कोई भी इनिशिएटिव, कोई भी फ्लैगशिप स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, उन स्टेप्स पे या उन सॉल्यूशंस पे, what are the challenges of those solutions where government is lacking, or what are the challenges in implementation of those solutions. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्वच्छ भारत मिशन है और हम आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, SBM पे, देन व्हाट वाज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम वाज ऑफ सैनिटेशन, है ना. सैनिटेशन का प्रॉब्लम था. सो गवर्नमेंट ने क्या बोला? गवर्नमेंट ने बोला दैट वी विल हेल्प इन बिल्डिंग व्हाट? टॉयलेट्स. So this was government step, but the problem is that the usage of toilets, that is sustainability, ये नहीं इंश्योर हो रही है कहीं पे भी. ठीक है. They are using it, they are using the government money to take the grant which government is giving to construct a toilet, but these things are not being used then. इनको यूज ही नहीं किया जाता. तो दिस इज द फ्लॉ और दिस इज द प्रॉब्लम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम. अब अगर ये फ्लॉ है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा फिर, और व्हाट विल बी द वे फॉरवर्ड नाउ? क्या करें इसके लिए? वी शुड फोकस ऑन नज बिहेवियर, दैट इज ब्रिंगिंग अ बिहेवियरल चेंज इन सोसाइटी, so that they tend to focus on sanitation back, है ना. Then only we will talk about the values, or we will talk about the importance of sanitation, of cleanliness, or we will bring in Gandhi ji, that what were his thoughts on sanitation, what were his thoughts on cleanliness, which will be done through awareness campaigns. We will use some celebrity effect, that is like अमिताभ बच्चन आपको कॉल पे, जब भी आप किसी को कॉल कर रहे हो, then he, the hello tune or the dial tune comes कि
Swachh Bharat mission, it's about this, it's about sanitation, which is the basic value of Indianness, which is the basic value of Indian heritage. So that is something called as way forward, जो हम इस solution का देंगे बाद में. Then comes to the conclusion कि अब इसका significance क्या है, that how should we summarize this question. ठीक है, government step, solution and what should be the now this future of this problem, or what can we conclude it on, that is the significance of this. तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा that body के कितने parts है. ठीक है, parts को समझने के बाद you need to prioritize your things. Prioritizing your points or structuring your points well is important as it's answering the question. क्यों? अगर आपने स्ट्रक्चर में ही गड़बड़ कर दिया, क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन के सेलिएंट फीचर्स पे, और आप स्टार्ट कर रहे हो इस क्वेश्चन को और आप पॉइंट्स दे रहे हो और आपने पहला पॉइंट लिखा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, देन आप वापस आ गए, आपने फंडामेंटल राइट्स लिखा और उसके बाद आप लिख रहे हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट. तो यू आर नॉट ऑर्गेनाइजिंग और प्रायोरिटाइजिंग योर पॉइंट्स वेल एज पर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगा, वहाँ पे आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू नीड टू प्रायोरिटाइज और स्ट्रक्चर योर पॉइंट्स वेल. एविडेंस एंड नॉर्मेटिव अप्रोच होना चाहिए. दैट इज यू कैन नॉट आर्ग्यू आउट ऑफ नथिंग. यू कैन नॉट आर्ग्यू ऑन द बेसिस ऑफ कि आप बस आर्ग्यू कर रहे हो और आप सब्सटैंशिएट नहीं कर रहे हो. सब्सटैंशिएशन इज, although you cannot argue without substantiating your arguments through examples, through facts, dates, or the quotes or the thought process of any author or the legal expert, jurist, anyone. You cannot argue on UCC without giving a reference to Supreme Court's judgments. You cannot argue on the basis of 377 homosexuality, 497 sections without giving reference to the Navtesh Singh Johar case. ठीक है, you cannot argue about judicial review without giving a reference to Justice P.N. Bhagwati. ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करो, आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को वैलिडेट करो थ्रू एग्जाम्पल्स, थ्रू डेट्स एंड थ्रू फैक्ट्स. देन कम्स द वे फॉरवर्ड. वे फॉरवर्ड्स आपको कहाँ से मिलेंगे? इट इज़ थ्रू recommendations of the committees which were set up earlier. Recommendations के बाद आपको जाना पड़ेगा कहाँ पे? The practical constraints which are there in any problem. अगर कोई practical constraint है, जैसे ग्राम पंचायत और the PRIs का empowerment, practical constraint क्या है? The funding which is not there, the powers of taxation, the expertise of legal experts जो PRIs लैक कर रहे हैं. वी हैव गिवन दिम द पावर बट द पावर इज नॉट येट डिवॉल्व्ड. ठीक है, वी ब्रॉट इन 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बट दे आर स्टिल डिवॉइड ऑफ द डेवोल्यूशन ऑफ द पावर्स. तो वे फॉरवर्ड में वी कैन ऑल्सो डिस्कस द पोटेंशियल आउटकम्स कि अगर हम कोई चीज़ कर रहे हैं, अगर हम स्वच्छ भारत मिशन के अंदर टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसका आउटकम क्या होगा? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना कम होगा, हेल्थ कितना इम्प्रोवाइज होगा, जो मोर्टेलिटी रेट है इंडिया की, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, वो कितनी कम होगी. देन ऑल्सो ऑल ऑफ दिस हैज़ टू बी सब्सटेंशिएटेड विद दी फैक्ट्स ओनली. ऐसे ही नहीं वे फॉरवर्ड लिखेंगे या आउटकम लिखेंगे जब तक आपके पास कोई फैक्ट ना हो. कंसिडरिंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एनीथिंग. आप कोई पॉलिसी लेके आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई पॉलिसी लेके आ रहे हो, आप क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कोई पॉलिसी लेके आ रहे हो, वे फॉरवर्ड में यू कैन डिस्कस अबाउट द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ दैट पॉलिसी. न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021, इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होगा इंडियन पॉपुलेशन पे? बिकॉज इंडियाज डेमोग्राफिक विंडो इज ओपन टिल 2055 है ना, 2055 एंड 2056. यहाँ तक डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा विंडो खुला हुआ है, दैट वी विल हैव ए मीडियन एज ऑफ 29 ईयर्स. यहाँ पे हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा एजुकेशन पॉलिसी से? एजुकेशन पॉलिसी से डेमोग्राफिक डिविडेंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन द लॉन्ग टर्म? दैट इज व्हाट वी कैन डिस्कस इन दी वे फॉरवर्ड. ठीक है.
conclusion is simple. If you conclude it on summary, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है that where to conclude it, you can summarize your key points जो आपने ऊपर आंसर में डिस्कशन किया हुआ है, और you can reassert your position. That is, अगर आपसे ओपिनियन पूछा गया है, अगर आप किसी चीज़ पे स्टैंड ले रहे हो, किसी आर्ग्यूमेंट पे स्टैंड ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बीइंग अ बैग ऑफ बोरोइंग्स, बट यू विल टेक a stand that it's not the bag of borrowings. However, what it is, it's a selective adoption of the features, or it's the comparative analysis of the different constitutions of the world, or it's a transcendental nature of Aristotelian constitutional or the comparative analysis which Aristotle used to do. Then only you will reassert your position in the conclusion और आप आगे बढ़ोगे. Providing a final thought. Final thought means लास्ट में आप इस क्वेश्चन पे किस निष्कर्ष पे आए हो, क्या आपका लास्ट का कंक्लूजन है और क्या आपका लास्ट का थॉट है, वहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड करोगे. ठीक है, तो अभी तक हम अगर पहुँचे हैं कंक्लूजन, वे फॉरवर्ड, बॉडी के डायमेंशंस, लिंकिंग पैराग्राफ्स एंड इंट्रोडक्शन पे. वी डिस्कस्ड ऑल ऑफ इट. नाउ वी विल गो अहेड एंड वी विल सी दैट अगर हमारा आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग जो है, इसमें हमारे पास नेक्स्ट इज डीलिंग विद द क्वेश्चन इटसेल्फ. दैट इज हाउ वी कैन डील विद द क्वेश्चन इन अ बेटर वे. ठीक है, डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, और वंस वी डिस्कस दिस क्वेश्चन हेयर यू शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग कि ये क्वेश्चन जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इसी तरीके में डिस्कस करेंगे इन अ वन-on-one सेशन जब आप समर्पण का टेस्ट लिखोगे. ठीक है, फॉर दैट इट्स नेसेसरी दैट यू ज्वाइन दिस कोर्स एंड यू कम टू अस, और हम ऐसे ही क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे जैसे हम इस क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम और स्टार्टिंग द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इटसेल्फ सेज दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिजिड as well as flexible. However, you need to discuss this statement in the context of amendability of Indian Constitution. ठीक है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पहले ये समझना है कि इसका डायरेक्टिव क्या है, ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, आपको क्या मैसेज दे रहा है, और उसके बाद आपको किस वाले पार्ट को आंसर करना ज़्यादा ज़रूरी है. फर्स्ट इज directive, that is discuss. ठीक है, you need to discuss this statement. The statement is it is rigid as well as flexible. So the statement here is affirmative in nature. ये खुद ही affirm कर रहा है इस चीज को that rigid भी है, flexible भी है. You need to discuss it. Is it rigid only? आपको rigid होने पे arguments देने हैं that it is rigid or it's not rigid. Flexible होने पे arguments देने हैं, where is it flexible and why is it flexible. ठीक है, आप arguments जब दे रहे हो तो arguments के साथ आपको rationale भी देना है कि अगर कोई प्रोविजन है जिसको rigid रखा गया है या जिसको flexible रखा गया है, why is it being kept flexible or why is it being kept rigid. Discuss this statement in the context of amendability of constitution. That is, constitution को amend करने का क्या तरीका है. That how much can we amend the constitution. अगर constitution में amendment हो रहा है ना, अब अगर इस क्वेश्चन को हमें स्टार्ट करना है तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे. Where should we introduce? What should we introduce? Should we start with the constitution itself? Should we start with its nature being rigid and flexible, or should we start with the procedure of amendment? अगर आप यहाँ पे देखो, the basic thing जहाँ पे ये start हो रहा है क्वेश्चन, that is constitution. तो start करेंगे constitution से, we will define constitution, or we will give a simple line about constitution, that is it's the supreme law of the land. ठीक है, और इट्स द विजडम ऑफ एजेस.
or we can say that it's the supreme law of the land, wisdom of the ages, or it is the collective consciousness of constitutional forefathers. ठीक है, यहां तक हम आएंगे. दिस विल बी आवर स्टेटमेंट फॉर इंट्रोडक्शन. हमने ये लिख लिया, हमने कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस किया. नाउ कम्स द पार्ट ऑफ लिंकिंग पैराग्राफ. ठीक है, जब आपको आप पैराग्राफ्स को लिंक करना है, आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया. इंट्रोडक्शन में आप सिग्निफिकेंस लिख रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन की, दैट कॉन्स्टिट्यूशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिंकिंग पैरा में आप क्या लिखोगे? हाउएवर दी कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हैज़ टू बी देयर विद द इवॉल्विंग सोसाइटी टू एड्रेस द नीड्स ऑफ इवोल्यूशन, to address the multidimensional nature or the changing nature of the society, because the things which do not change, they become obsolete. The water which remains stagnant starts smelling, है ना. तो that is why constitution का nature क्या है? Its nature is that it's amendable, है ना, and the powers of amendment are given under 368 to the parliament. ठीक है, दैट विल बी आर लिंकिंग पैरा. और हम कॉन्स्टिट्यूशन से ट्रांजिशन लेंगे टू द अमेंडमेंट, सीधा जंप टू द आर्टिकल 368 हो गया. अब अगर हम अमेंडमेंट पे बात कर रहे हैं, देन वी विल गो टू व्हाट, वी विल शिफ्ट आवर फोकस टू द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट, और द डिस्कशन शुड बी अबाउट द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. वी विल स्टार्ट विद द रैशनल ऑफ रिजिडिटी एंड रैशनल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. कि अगर कोई प्रोविजन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में है और वो फ्लेक्सिबल है या रिजिड है अपने आप में उसका अमेंडमेंट, देन व्हाई इज इट सो. फॉर एग्जांपल, अगर आप देखो बेसिक स्ट्रक्चर, हाउ कम बेसिक स्ट्रक्चर केम टू एग्जिस्टेंस? डेफिनेशन इन केशवानंद भारती केस 1973 है ना. कैन Parliament amend the basic structure or can it change the basic structure? No. Why? Because here it is rigid. Here the constitution is rigid. It cannot change it or it cannot make it against the constitution, or it cannot bring in any change which violates the basic structure of the constitution. ठीक है, तो there it has to be rigid. It has to be flexible. It has to be flexible when it comes to the interpretation of the constitution. क्यों? क्योंकि आर्टिकल 21 जिसके अंदर अभी राइट टू लाइफ था, है ना, बट अभी राइट टू प्रिवेसी, राइट टू चूज अ पार्टनर, for marriage, right to clean environment, every right has been added by the Supreme Court interpretations into the Article 21. So that is rigidity and flexibility. This is for the day-to-day administration or the living standard, or making the living easy or increasing the ease of living. This is rigid. Why? Because अगर आप ये चेंज करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ चेंज हो जाता है. इट इज रिजिड व्हेन इट कम्स टू द फेडरल प्रोविजंस, है ना. क्यों? अगर फेडरल प्रोविजंस को ही चेंज कर दिया, शेड्यूल 7 को चेंज कर दिया विदाउट कंसिडरिंग द स्टेट्स, है ना, देन इट विल लीड टू व्हाट? It will lead to concentration of power in the hands of union. That is why फेडरल प्रोविजंस को चेंज करने के लिए आपको 1/2 स्टेट्स का रेटिफिकेशन होना जरूरी है. दिस विल बी आवर बिगिनिंग ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स. देन वी विल टॉक अबाउट द अमेंडेबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज जो आर्टिकल 368 के अंदर जो प्रोसीजर प्रोवाइड किया गया है उस प्रोसीजर पे बात करेंगे. ठीक है. In the conclusion of this article or in the conclusion of this question, what we will talk about is the concept of constitution being a living document. ठीक है.
और कंक्लूजन इसका क्या होगा? मेक सेंस? चलो अभी इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि क्या लिखा है आंसर में और कैसे लिखा है आंसर। ठीक है, नाउ इट स्टार्ट्स विद that the Indian Constitution is a synthesis of both rigidity and flexibility. This preserves the nature of polity. First is the nature of polity, that is Indian polity, sovereign, socialist, secular, democratic and republic, which are now the part of what? Basic structure. Along with all the changes, जो changes हमें required है with the growth and development or with the changing circumstances, that is where your introduction, when I say it should be concise, this is how it's concise. ठीक है, rigidity and procedural norms of Indian Constitution. क्या how is Indian Constitution rigid and how is Indian Constitution this what is the rigid procedure of Indian Constitution? It's in basic structure. ठीक है, that is parliamentary system, judicial independence, judicial review, fundamental rights, which were highlighted in Keshwananda Bharati case. ठीक है, then it comes to federal characteristics of this constitution, that is under article 368 you cannot violate or you cannot change the federal distribution or the mechanism for power distribution for the subject distribution which was there in schedule 7, उसको आप change नहीं कर सकते without the concurrence of the states. ठीक है, then it comes to being the lengthiest written constitution, it elaborative approach use करता है हमारा constitution in detailing the polity and administrative priorities of every mechanism or every organ of the state, that is legislature, executive and judiciary. It defines their functions, it defines their scope, it defines their powers, it also defines the constitution and non-constitutional bodies, it also defines the judicial independence. That is how and where the constitution becomes lengthiest in nature. Now comes to the flexibility of this constitution, that ये constitution flexible कहाँ पे है? Most of the parts are amended through simple majority. They are flexible in nature and without the concurrence of states we can amend them. Parliament can amend it. Why? Because there are developmental and evolutionary needs of the constitution, of the society, of the India for development and evolution. For example, Article 21 जहाँ पे हम नए interpretations Supreme Court उसको दे रहा है Article 21 को, that is why it's now called as the most evolved article of the Constitution. This allows differing interpretations and judicial interventions. This helps in ensuring the socio-economic circumstances. For example, Sabarimala case, ठीक है. Then it also takes the evolution of legal and constitutional measures, कि जितना legal doctrines evolve होते जाएंगे उतना ही हमारा constitution evolve होता जाएगा. जैसे रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है, इट केम लेटर. तो दैट इज हाउ आप इस क्वेश्चन के दो आर्ग्यूमेंट्स पे काम करोगे. उसके बाद आप कहाँ जाओगे? उसके बाद यू नीड टू फोकस ऑन द अमेंडमेंट प्रोसीजर, कि इस क्वेश्चन में जो अमेंडमेंट प्रोसीजर पे बात हो रही है वो क्या था. दैट इज अबाउट आर्टिकल 368, जिसमें आप डिफाइन करोगे व्हाट इज द फ्लेक्सिबल प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, where you need to require this simple majority and where you require special majority. Where do you require the special majority with half of the ratification of the states. ठीक है, यहाँ पे आपने flexible procedure को highlight किया, rigid procedure को highlight किया. Then you will talk about what the balance which is there in the Indian Constitution or which is there in the constitutions which differs from US and UK. That is where Indian Constitution brings in the synthesis in this amendment procedure. ठीक है, तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कंक्लूड करोगे और आपका आंसर हो जाएगा कंप्लीट. ठीक है, तो इसी तरीके में we will discuss all of the questions in this series of Samarpan. I do welcome you all to join us as soon as possible. As we have started this course on 14th of the June, there are only admissions which are going on. तो आपको ज्वाइन करना है तो प्लीज़ कम एंड ज्वाइन इट फास्ट. ठीक है,
we are already starting discussions, we are starting the one-on-one mentorship sessions, we are starting the discussions like this as we have discussed today, और similar way में हम आगे भी जाएंगे. Not only these discussions as these are classroom discussions, ऐसा ही नहीं होगा, but also one-on-one discussions. वो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप आके बात करो, उनसे बात करो, आप मिलो सब लोग से, then only you will feel that कि वन ऑन वन डिस्कशन कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है आंसर राइटिंग में. दैट इज़ वेयर यू कनेक्ट टू योर मेंटोर एंड दैट इज़ वेयर यू एक्चुअली गेट दी फीडबैक. ठीक है, इट्स नॉट ओनली लाइक दैट कि आपका इवैल्यूएशन हो गया और आपको पता ही नहीं किसने किया इवैल्यूएशन, उसके बाद आप वो इवैल्यूएशन लेके किसी और के पास जा रहे हो, वो आपको समझा रहा है कमेंट्स का मतलब क्या है. द अप्रोच विच वी आर अडॉप्टिंग इज़ कि आपका आंसर और आपका मेंटोर और आपका इवैल्यूएटर एक ही होगा, वही आपका इवैल्यूएशन करेगा और उसके साथ आप कनेक्ट कर पाओगे, वो आपको बेटर वे में समझा पाएगा. प्लीज़ फील फ्री टू कम एंड ज्वाइन अस एट परफेक्शन IAS. थैंक यू. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.